वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज है 2 फरवरी 2022। तो आइए देख लेते हैं कि ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो हम कवर करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले जानकारी है तेजस के बारे में। यह आपका प्रीलिम्स का कोर्स है जो 2022 के प्रीलिम्स को टारगेट करता है। अगर आप इस कोर्स को अभी अवेल करते हैं तो आपको सीसैट के लेक्चर्स फ्री मिल जाएंगे। इसमें 250 से अधिक घंटों की आपकी क्लासेस होंगी। रेगुलर टॉपिक बेस्ड टेस्ट भी होंगे, 15 फुल लेंथ टेस्ट भी इसमें इन्वॉल्व हैं। यहाँ पर अगर आपको इस कोर्स को अवेल करना है तो आप जा सकते हैं video.onlyas.in पे या फिर कॉल कर सकते हैं 7007931912 पे या फिर मेल कर सकते हैं info@onlyas.com पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपना पहला आर्टिकल जो कि लोकायुक्त के बारे में है। केरला की सरकार ने अभी हाल ही में एक अमेंडमेंट प्रपोज किया है केरला लोकायुक्त एक्ट में, जिसके लिए वो एक ऑर्डिनेंस लेकर भी आ रहे हैं। इस मूव को लेकर काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ रहा है केरला की सरकार को अपोजिशन के द्वारा। ये पूरा मामला क्या है और इस अमेंडमेंट में ऐसा क्या है कि अपोजिशन हो रहा है, हम जानेंगे। लेकिन उसके पहले जानते हैं कुछ बातें लोकायुक्त के बारे में। लोकायुक्त एक एंटी करप्शन अथॉरिटी होती है, आप इसे अंबुड्समैन भी कह सकते हैं। बेसिकली ये एक ऑफिशियल होते हैं जिनका काम होता है लोगों के इंटरेस्ट को सर्व करना, और जो गवर्नमेंट है अगर वहां पर कोई मिसहैपनिंग हो रही है, कोई करप्शन हो रहा है तो उसे उजागर करना, उस संबंध में कार्रवाई करना। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें यह है कि ये किसी भी आरोप को या एलिगेशन को इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं जो करप्शन या माल एडमिनिस्ट्रेशन के संबंध में हो किसी भी पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट में। फर्दर उसे स्पीडली रिड्रेस किया जाए, उसके लिए भी ये पूरी कोशिश करते हैं। लोकायुक्त जो है वो बेसिकली स्टेट एक्विवेलेंट होते हैं सेंट्रल लोकपाल के, मतलब सेंटर में जो संस्था वर्क करती है उसे कहा जाता है लोकपाल, और इसकी जैसी ही जो राज्यों में संस्था वर्क करती है उसे कहा जाता है लोकायुक्त। तो समझने में मुश्किल नहीं होगी। लोकायुक्त को कौन अपॉइंट करता है? लोकायुक्त को अपॉइंट किया जाता है यूजुअली एक फॉर्मर हाई कोर्ट चीफ जस्टिस के रूप में जो व्यक्ति हैं उन्हें या तो बना दिया जाता है लोकायुक्त, या फिर फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट के जज जो होते हैं उन्हें। एक फिक्स टेन्योर होता है। हम कोई टेन्योर बता इसलिए नहीं रहे हैं बिकॉज अलग अलग राज्यों में ये टेन्योर अलग अलग होता है, उनके पास अधिकार होता है कि वो क्या टेन्योर फिक्स करेंगे। तो कौन व्यक्ति है जो एलिजिबल है लोकायुक्त के अपॉइंटमेंट के लिए, ये हमने देखा। अब लोकायुक्त का सिलेक्शन कैसे होता है? चीफ मिनिस्टर एक व्यक्ति को लोकायुक्त के तौर पे सेलेक्ट करते हैं, केवल सेलेक्ट करते हैं, प्रॉपर अपॉइंटमेंट अभी नहीं हो रहा है। लेकिन उसके लिए वो कंसल्ट करते हैं एक कमेटी से, और जो कमेटी होती है उसमें कई सारे प्रोमिनेंट लोग होते हैं, जैसे कि हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर, लेजिस्लेटिव काउंसिल के चेयरपर्सन, लीडर ऑफ अपोजिशन लेजिस्लेटिव असेंबली में और लीडर ऑफ अपोजिशन लेजिस्लेटिव काउंसिल में। उसके बाद जो अपॉइंटमेंट है वो तो फाइनली गवर्नर के द्वारा किया जाता है। इसीलिए मैंने आपको पहले बता दिया कि चीफ मिनिस्टर महज सेलेक्ट करते हैं और अपॉइंटमेंट किया जाता है गवर्नर के द्वारा। एक बार अगर लोकायुक्त को अपॉइंट कर दिया गया तो उन्हें ना तो उनके पद से डिसमिस किया जा सकता है और ना ही ट्रांसफर किया जा सकता है। ये उनकी इंडिपेंडेंस को मेंटेन रखने के लिए किया गया है। फर्दर उन्हें रिमूव करने की प्रक्रिया वही है स्टेट असेंबली में जो इंपीचमेंट की प्रक्रिया होती है। जेनेसिस क्या है लोकायुक्त की इस संस्था का? एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन ने, जिसे हेड किया गया था लेट मुरारजी देसाई जी के द्वारा, 1966 में रिकमेंड किया था कि हमें लोकायुक्त जैसी किसी संस्था का निर्माण करना चाहिए। हमने देखा कि 2013 के आसपास मैसिव प्रोटेस्ट देखे गए करप्शन के अगेंस्ट में। उसके रिजल्टेंट लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013 का आया, जिसे हम कॉमनली या फिर पॉपुलरली लोकपाल एक्ट के नाम से पुकारते हैं। इसे दिसंबर 2013 में पास किया गया। मैं आपको बता दूं कि स्टेट्स के पास इनफ ऑटोनॉमी होती है कि लोकायुक्त को लेकर वो क्या कानून बनाना चाहते हैं। इसलिए लोकायुक्त की जो पावर है वो राज्य दर राज्य वैरी करती है, अलग अलग होती है। उनका टेन्योर भी अलग अलग राज्यों में अलग अलग होता है, और ऑफिशियल्स को प्रोसिक्यूट करने को लेकर उनके अधिकारों में भी आपको पर्याप्त बदलाव दिखेंगे। जैसे क्या विभेद हैं, अगर मैं कुछ एग्जाम्पल्स दे दूं तो आपको मीन्स में भी अगर लिखना हो तो काम आ जाएगा। वैसे प्रीलिम्स के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही। नागालैंड में उन्होंने एक लॉ पास करके नागालैंड की सरकार को अलाउ कर दिया कि वो लोकायुक्त की पोस्ट को 1 साल तक वैकेंट रख सकते हैं। अगर वो अपॉइंटमेंट नहीं कर पाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये राज्य ने अपने हाथ में ऑटोनॉमी ले ली। गोवा ने गोवा में जो लोकायुक्त होते हैं उनके पास पब्लिक ऑफिसर्स को प्रोसिक्यूट करने का अधिकार नहीं है, वो केवल रिकमेंड कर सकते हैं, प्रोसिक्यूशन का राइट उन्हें नहीं दिया गया है। बिहार की बात करें तो उन्होंने एक लॉ पास करके अगर कोई व्यक्ति फॉल्स केसेस फाइल करता है लोकायुक्त के सामने तो उसके पनिशमेंट का भी प्रावधान कर दिया गया है। 3 साल तक की जेल हो सकती है। इसको लेकर काफी क्रिटिसिज्म हुआ बिहार की सरकार का, तो कि ऐसे तो विसल ब्लोअर्स आएंगे ही नहीं सामने जो कि
करप्शन के बारे में जानकारी देते हैं, उन्हें डर लगेगा कि भाई अगर किसी ने साबित कर दिया कि आरोप गलत है तो 3 साल की सजा हो जाएगी। उत्तर प्रदेश में 2012 में उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक लॉ पास किया जिसके माध्यम से उन्होंने लोकायुक्त का जो कार्यकाल है, टेन्योर है, उसे बढ़ाकर 8 साल कर दिया। 2015 में स्टेट ने एक और अमेंडमेंट किया और उसके बाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को सिलेक्शन कमेटी से ही बाहर कर दिया। तो हमने देखा कि राज्यों के पास ऑटोनॉमी होती है, वो बदलाव करते हैं जो किए गए हैं, मैंने उनका एग्जाम्पल भी दे दिया। केरला की सरकार ने भी क्या बदलाव किया है जिसका विरोध हो रहा है? उन्होंने गवर्नमेंट को पावर दे दी है कि वो लोकायुक्त का जो वर्डिक्ट है उसे या तो एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकते हैं। पहले ये होता था कि जो उन्होंने कह दिया वो माना जाएगा। इसके बाद देखिए अंडर सेक्शन 14 जो एक्ट का है राइट नाउ जो अभी है, वहां पर पब्लिक सर्वेंट को अपना पद छोड़ना होगा अगर लोकायुक्त ने कह दिया तो। अब इस बात को खत्म कर दिया गया, मतलब गवर्नमेंट चाहे तो माने चाहे तो ना माने। इस तरीके से लोकायुक्त के अधिकारों को सीमित करने का प्रयास किया जा रहा है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल अफ्रीकन यूनियन के बारे में है। अफ्रीकन यूनियन ने अभी हाल ही में बुर्किना फासो की जो मेंबरशिप है उसे सस्पेंड कर दिया है ऑर्गेनाइजेशन से या ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज से, जब तक कि वहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर मेंटेन नहीं हो जाता। मैं आपको बता दूं कि अभी कुछ समय पहले वहां पर एक मिलिट्री कूप हुआ है जिसमें वहां की सरकार को उसके पद से हटा दिया गया है। अफ्रीकन यूनियन कोई पहली संस्था नहीं है जिसने बुर्किना फासो को सस्पेंड किया है। इसके पहले इकोवास भी ऐसा कर चुका है। इकोवास क्या है हम जानेंगे, ये पूरा मामला है क्या है वो भी जानेंगे, लेकिन उसके पहले आप लोकेशन देखिए बुर्किना फासो की। ये अफ्रीका का मैप और वेस्टर्न अफ्रीका में जो रेड कलर की कंट्री आपको दिख रही है ये है बुर्किना फासो। ये है लार्जर मैप, यहां पर है बुर्किना फासो। आसपास के देश आप देख सकते हैं 2000 माली, कोट डिआइवर, घाना, बेनिन, यहां पर आपको नाइजीरिया भी दिख रहा है, ये नाइजर दिख रहा है, और भी देश आपको यहां पे सामने दिख ही रहे हैं। देखिए अफ्रीकन यूनियन क्या है ये हम जानेंगे, उसके पहले आप पूरा इशू समझ लीजिए। जनवरी 24 को जो रेबल सोल्जर्स थे उन्होंने वहां के प्रेसिडेंट रॉच मार्क क्रिश्चियन काबोरे को डिटेन कर लिया, उन्हें गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि उनके खिलाफ काफी लंबे समय से लोग विरोध कर रहे थे कि वो वायलेंस को नहीं रोक पा रहे हैं देश में। इसके बाद कुछ समय बाद देखा गया कि उन्होंने एक हैंड रिटन लेटर जारी किया वहां के प्रेसिडेंट ने कि मैं अपने पद से रिजाइन कर रहा हूं, और इसे ऑथेंटिक माना गया। जो मिलिट्री जुंटा है जिन्होंने वहां पे सरकार बना रखी है उन्होंने सरकार को डिसॉल्व कर दिया, पार्लियामेंट को सस्पेंड कर दिया गया और कॉन्स्टिट्यूशन को भी रद्द कर दिया गया। उन्होंने ये कहा कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर को एक बार फिर से रीजनेबल टाइम फ्रेम में लेकर आएंगे। जो कूप है वो एक लेटेस्ट बाउट है बुर्किना फासो में जो चला आ रहा है। मैं आपको बता दूं कि 1960 में बुर्किना फासो को फ्रांस से आजादी मिली थी। मिस्टर काबोरे को 2015 में इलेक्ट किया गया था उनके पद पर। ठीक है, तो ये तो एक बैकग्राउंड आपने देख लिया कि अभी उन्हें उनके पद से हटा दिया गया है जब तक कि वो वहां की जो सिचुएशन है वो नॉर्मल नहीं हो जाती। बात करते हैं अफ्रीकन यूनियन के बारे में। ये एक कॉन्टिनेंटल यूनियन है जिसमें 55 देश आते हैं अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के। अफ्रीका के लगभग सारे ही देश इसका हिस्सा बन जाते हैं। कुछ ऐसे हिस्से जो अफ्रीका में हैं लेकिन यूरोपियन कंट्रीज के पोजीशन में हैं उन्हें छोड़ दिया गया है। 26 मई 2001 को आदिस अबादा यानी कि इथियोपिया में इस संस्था का निर्माण किया गया और इसे लॉन्च किया गया 9 जुलाई 2002 को साउथ अफ्रीका में। जो इंटेंशन था एयू का वो यही था कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी यानी कि ओएयू को रिप्लेस कर दिया जाए, जिसे 1963 में ही बनाया गया था और इसमें 32 देश हिस्सा हुआ करते थे। एयू का जिस सेक्रेटेरिएट है, इसे आप अफ्रीकन यूनियन कमीशन भी बोल सकते हैं, वो आदिस अबादा में ही है। अफ्रीकन यूनियन का एक एजेंडा है एजेंडा 2063। एजेंडा 2063 अफ्रीका का एक ब्लूप्रिंट है जिसके माध्यम से वो अफ्रीका को ग्लोबल पावर हाउस बनाना चाहते हैं। मतलब एक ऐसा एरिया जो ग्लोब में सेंटर में आ जाए डेवलपमेंट के मामले में, बाकी चीजों में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के मामले में वो सेल्फ डिटर्मिनेशन अवेल कर सकें, फ्रीडम, प्रोग्रेस और कलेक्टिव प्रॉस्पेरिटी को इंश्योर कर सकें। बात करते हैं इकोवास के बारे में। इकोवास एक रीजनल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक यूनियन है। जैसे कि हमने देखा कि जो अफ्रीकन यूनियन है उसमें तो अफ्रीका के लगभग सारे ही देश आ जाते हैं, लेकिन इकोवास में जो वेस्टर्न अफ्रीका है वहां के कई सारे देश आते हैं। वेस्ट अफ्रीका का ये एक संस्था है, यू कैन से 1975 में से एस्टैब्लिश किया गया था ट्रीटी ऑफ लगोस के माध्यम से। ये कलेक्टिव सेल्फ सफिशिएंसी को इंश्योर करने की कोशिश करते हैं। इस पूरे रीजन में इनके पास एक पीस कीपिंग फोर्स भी है और ये एक पिलर रीजनल ब्लॉक माना जाता है कॉन्टिनेंट वाइड अफ्रीकन इकोनॉमिक कमिटी यानी कि AEC का। ठीक है, तो ये सारी बातें अफ्रीकन यूनियन के बारे में। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ के बारे में है। इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 आया, वहां पे मेंशन किया गया कि जो इंसॉल्वेंसी लॉ कमेटी है उन्होंने अपनी रिपोर्ट में एक बात मेंशन की। उन्होंने रिकमेंड किया कि यूएन सिट्रल यानी कि यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ के जो भी प्रावधान हैं उन्हें थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके इंडिया में अडॉप्ट कर लिया जाए, ताकि फॉरेन एसेट्स को लेकर जो भी मामले हैं उन्हें इंसॉल्वेंसी प्रोसेस में लाया जा सके।
बात करते हैं इस लॉ के बारे में। इस लॉ को यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने 1966 में अडॉप्ट किया। ये काइंड ऑफ लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क है, मतलब एक ऐसा फ्रेमवर्क जिसे सभी देश अपने अपने हिसाब से मॉडिफाई करके इस्तेमाल कर सकते हैं। इस फ्रेमवर्क को अडॉप्ट किया गया है 49 कंट्रीज के द्वारा, जिसमें सिंगापुर, यूके, यूएस और साउथ अफ्रीका भी शामिल है। जो यूएन सेट्रल है, ये फॉरेन प्रोफेशनल्स को, क्रेडिटर्स को अलाउ करता है कि वो जिस देश में काम कर रहे हैं वो डोमेस्टिक कोर्ट को एक्सेस कर सकते हैं। फर्दर वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं डोमेस्टिक इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स में भी। ये अलाउ करता है कि जो फॉरेन प्रोसीडिंग्स हैं उन्हें जो भी कोर्ट्स हैं संज्ञान में लें जब भी वो किसी अन्य देश के नेशनल्स के मामले को हैंडल कर रहे हों। ये कमीशन एक मतलब एनुअल सेशन करता है 2 जगहों पे अल्टरनेटिवली। एक तो जो इनका हेडक्वार्टर है, यूएन का जो हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में, वहां पर, और दूसरा वियना इंटरनेशनल सेंटर जो वियना में है वहां पर। तो एक एक साल बदल बदल के वो यहाँ पे अपनी मीटिंग्स करते रहते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल सेहत इनिशिएटिव के बारे में है। इस आर्टिकल को पढ़ते वक्त मुझे एक बहुत ही पॉपुलर डायलॉग है जो आजकल चल रहा है वो याद आ गया कि सेहत बोले तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ समझा क्या, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है अपन। मतलब आपको ऐसा लगेगा कि सेहत इनिशिएटिव है तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का होगा, बट ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का है नहीं, ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का है, जिन्होंने अभी इसके तहत मेडिसिन की होम डिलीवरी को अलाउ किया है या फिर उसकी सुविधा दी है जो भी बुजुर्ग लोग हैं या फिर सर्विंग मिलिट्री पर्सनल्स हैं, उनकी फैमिलीज हैं, उनके लिए। मई 2021 में इसे लॉन्च किया गया था। ट्राई सर्विस टेली कंसल्टेशन सर्विस है, जिसके माध्यम से मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में काम करने वाले लोग और उनकी फैमिलीज एक्सेस कर सकते हैं मेडिसिन सर्विसेज को अपने घरों पर ही। वो डॉक्टर्स के साथ टेली कम्युनिकेशन के माध्यम से जुड़ सकते हैं और अपनी हेल्थ के संबंध में एडवाइस ले सकते हैं। फर्दर वो होम डिलीवरी भी अवेल कर सकते हैं जो भी मेडिसिन रिकमेंड की गई हैं उनके द्वारा, डॉक्टर्स के द्वारा, और पिकअप कर सकते हैं मेडिसिन को कंसल्टेशन के बाद। तो ये सेहत इनिशिएटिव जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का है, जरूर से याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के साथ। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर MK3 के बारे में है। ट्राई सर्विस अंडमान एंड निकोबार कमांड ने अभी हाल ही में इस हेलीकॉप्टर को इंडक्ट किया है। ये इंडिजिनियसली डिजाइंड है, मतलब हमने इसे खुद ही डिजाइन किया है। ALH एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर, ध्रुव नाम है इसका। ये ट्विन इंजन है, मतलब कि 2 इंजन है, मल्टी रोल है, कई सारे फंक्शंस परफॉर्म कर सकता है, मल्टी मिशन है, यानी कि कई सारे मिशंस में आप इनको भेज सकते हैं। न्यू जनरेशन का है, 5.5 टन वेट क्लास में आता है। बेसिक हेलीकॉप्टर जो है इससे स्किड वर्जन और व्हील्ड वर्जन दोनों में ही लॉन्च किया गया है। स्किड जिसमें नीचे एक स्टैटिक प्लेटफॉर्म होता है जिसपे हेलीकॉप्टर लैंड करता है, और व्हील में व्हील होता है। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो इमेज है इसमें, इसे हेल यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा तैयार किया गया है, मैन्युफैक्चर किया गया है। जो ध्रुव है इसमें कई तरीके के क्लासिफिकेशन आते हैं, जैसे कि ध्रुव मैक 1, मैक 2, मैक 3, मैक 4। हम बात कर रहे हैं मैक 3 की। इसका जो मैरीटाइम रोल वेरिएंट है वो काफी स्ट्रॉन्ग है, स्टेट ऑफ द आर्ट सेंसर्स और वेपन्स का इस्तेमाल करता है। स्टेट ऑफ द आर्ट का मतलब होता है कि वर्तमान में जो भी टेक्नोलॉजी हमारे पास अवेलेबल है उसका एडवांस वर्जन। स्टेट ऑफ आर्ट एयरक्राफ्ट जो है ये मल्टी रोल कैपेबिलिटीज रखता है, जिसके जरिए हमारी मैरीटाइम सर्विलांस की कैपेबिलिटी बढ़ेगी, स्पेशल फोर्सेस को सपोर्ट मिलेगा, मेडिकल इवैक्यूएशंस भी हम कर पाएंगे, सर्च एंड रेस्क्यू रोल्स में भी इसका की रोल होगा। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल ग्लोबल सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी के बारे में है। देखिए जब भी हम बात करते हैं क्लीन एनर्जी की तो वहां पर एक मामला उसके महंगे होने का आता है। क्लीन एनर्जी महंगी होती है, इसे